हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के एसएसटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हुए विदेशी व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनी, व्यापार अवरोधन, उदारीकरण, ऐसी तमाम बातों की हम चर्चा कर चुके थे। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था बहुराष्ट्रीय कंपनी, अर्थात एक ऐसी कंपनी जो किसी एक राष्ट्र में स्थापित ना होकर अनेक राष्ट्रों में स्थापित होती है, या यूं कहें कि एक ऐसी कंपनी जो किसी एक देश में व्यापार ना करके अनेक देशों में व्यापार करती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वह टॉपिक बहुराष्ट्रीय कंपनी से संबंधित है, या यूं कहें कि आज के टॉपिक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। तो सबसे पहले आज के टॉपिक को देखें। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है वैश्वीकरण। नाम के अकॉर्डिंग अगर इस शब्द के टुकड़े करें तो वैश्वीकरण अर्थात विश्व का एकीकरण। दो शब्द निकल सकते हैं सामने, विश्व प्लस एकीकरण अर्थात विश्व के विभिन्न देशों के मध्य जब परस्पर संबंध स्थापित होते हैं, वो नजदीक आते हैं, उनमें एकीकरण की प्रक्रिया होती है, तो यही प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। अब मैंने एक बात कही कि विश्व के विभिन्न देशों का नजदीक आना। ध्यान रखें, भौगोलिक स्थितियों में विश्व के देश आपस में नजदीक नहीं आ सकते, क्योंकि जहां भारत है वहां भारत रहेगा, जहां जापान है वहां जापान रहेगा, जहां अमेरिका है वहां अमेरिका रहेगा। ये अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकते, या ये नहीं कहें कि आपस में नजदीक आ गए, अपितु इनके मध्य जो पहले दूरियां हुआ करती थी, ये दूरी सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, आर्थिक या अन्य प्रकार की जो दूरियां थी, वो दूरियां धीरे धीरे क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। और ये सब परिणाम है वैश्वीकरण। आज वर्तमान में हमारे देश का बाजार अगर देखा जाए तो पूरी तरह से लगभग विदेशी वस्तुओं से घिरा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं हो, इलेक्ट्रिकल्स हो, या फिर अन्य प्रकार के कोई उपकरण या वस्तुएं, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक की वस्तुएं, इनमें अधिकांश वस्तुएं विदेशी प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। परिधानों की यदि हम बात करें तो कुछ परिधानों को नाम के अकॉर्डिंग जींस, टी शर्ट, ट्राउजर, कैपरी, ये नाम ही हमारे भारतीय नामों से मैच नहीं खाते। अंग्रेजी झलकती है इन नामों में, और ये सही भी है। ये परिधान हमारे देश के नहीं है, ये विदेशों से आए हमारे परिधान हैं जिनका हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल। खाने पीने में पिज्जा, नूडल्स, पास्ता, ये सभी चाइनीज माल है, वहां की वस्तुएं जिनको हमने अपनाया है। अन्यथा हमारा भोजन बिल्कुल सादा और स्वादिष्ट भोजन।
तो कहने का आशय हम ये कह सकते हैं कि खाने पीने ओढ़ने पहनने से लेकर तमाम तरह की वस्तुएं आज विदेशों से हमारे यहां आ रही हैं। विदेशी प्रोडक्ट्स हमारे यहां बिक रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स के कारण ना सिर्फ विदेशी बाजार विकसित हो रहे हैं अपितु भारतीय उपभोक्ताओं को भी बहुत से लाभ देखने को मिलते हैं। लेकिन वो सभी चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम ये देखें वैश्वीकरण, विश्व के विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। देखें क्या लिखा हुआ है। विश्व के विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध व तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। प्राचीन समय में हमारे देश के अंतर्गत और विश्व के तमाम देशों में बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती थी। बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय, पहले वो देखें। प्राचीन समय में बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती थी, अर्थात एक देश के अंतर्गत ही उत्पादन होता था और उसी देश में उसका उपभोग कर लिया जाता था। किसी भी बाहरी देश से कोई संबंध नहीं। यह एक देश, इसी में वस्तु निर्मित हुई, इसी में इसका उपभोग कर लिया, इसी में लेन देन हो गई। मतलब जो भी कार्य करना है वो इसी देश के अंतर्गत करना है, दूसरे देशों से कोई संबंध नहीं था। लेकिन समय बीता और समय बीतने के बाद खुली अर्थव्यवस्था आई। खुली अर्थव्यवस्था, जिसको मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इस खुली अर्थव्यवस्था का परिणाम यह निकला कि एक देश की वस्तुएं दूसरे देशों में पहुंचने लगी और दूसरे देश की वस्तु किसी अन्य देश में पहुंचने लगी। अर्थात इस तरह से वस्तुओं का आयात निर्यात होने लगा, वस्तुओं का लेन देन किया जाने लगा। जिन चीजों से अब तक लोग अनजान थे, उन चीजों को अब दूसरे देश के लोग अपना रहे थे। मान लीजिए कोई वस्तु सिर्फ यहां बनती है इस देश में और विश्व के किसी भी देश में उसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन जब ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हुई तो वो वस्तु यहां से यहां भी पहुंची, यहां के लोगों को भी इसकी जानकारी हुई और धीरे धीरे करके पूरे विश्व के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश इस तरह से एक दूसरे के संपर्क में आते चले गए। इस डायग्राम को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं ए बी सी डी और ई, प्रत्येक एक अक्षर दूसरे अक्षर से जुड़ा हुआ है। आप देखें ए बी से जुड़ा हुआ है, ए ई से जुड़ रहा है, ए बी से और ए सी से। यही सी की बात कर रहे हैं तो सी ई से जुड़ा हुआ है, सी ए से, सी बी से और सी डी से। इस तरह से सभी अक्षर जिस तरह जुड़े हुए हैं, आज उसी तरह विश्व के तमाम देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यही प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है।
हालांकि वैश्वीकरण प्रक्रिया कोई एक नई प्रक्रिया नहीं है। प्राचीन समय में सदियों से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता रहा है। 12वीं 13वीं सदी से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया 1991 के बाद बड़े ही विस्तृत पैमाने पर अस्तित्व में आई। 1991 के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने तीव्र रफ्तार पकड़ ली और कुछ ही सालों के अंतर्गत यह प्रक्रिया पूरे विश्व के अंतर्गत इस कदर छा गई कि आज वैश्वीकरण के बिना हम हमारे देश का और हमारे देश का क्या विश्व के तमाम देशों के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। कारण क्या है? कारण इसका यह है कि कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। किसी ना किसी मामले में कहीं ना कहीं उसे दूसरे देश की सहायता पड़ती है, चाहे तैयार माल के रूप में हो, चाहे कच्चे माल के रूप में हो, चाहे परिवहन के लिए हो या संचार के लिए हो या नवीन तकनीक के मामले में, कहीं ना कहीं दूसरे देश के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि वैश्वीकरण आज तीव्र गति से विकसित होने वाली प्रक्रिया दिखाई देती है। तो मैं सब उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे ये परिभाषा कि विश्व के विभिन्न देशों के मध्य तीव्र एकीकरण व परस्पर संबंध की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। आइए आगे इसी क्रम में चलते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं इसी संबंधित। वैश्वीकरण के आयाम अर्थात वैश्वीकरण में किन किन वस्तुओं का या किन किन तत्वों का आदान प्रदान होता है, ये कह सकते हैं डायमेंशन। आयाम को हम कह सकते हैं डायमेंशन, जैसे 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, अर्थात कितने तरफा। अगर एक सामान्य शब्दों में देखें तो कितने तरफा, जैसे अगर बात करूं मैं आपको, ये एक डब्बे की कुछ सामान्य सी आकृति है। ये 3 डायमेंशन है, 1, 2 और 3। हमें इसके 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, 3 सतह दिखाई दे रही है, इधर सामने, ऊपर और साइड में। जबकि 2 डायमेंशन ये है जिसमें हमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखाई देती है। तो डायमेंशन मतलब आयाम, अर्थात तरफा, कितने तरफ, कितनी दिशा में, 1, 2, 3 या 1 या 2, इस तरह से। तो आयाम का मतलब है तरफ, दिशाएं। वैश्वीकरण में मुख्यतः किन किन चीजों का आदान प्रदान होता है या वैश्वीकरण में किन किन चीजों का प्रवाह होता है। एक शब्द आता है प्रवाह, और प्रवाह का अर्थ होता है बहना। हर एक शब्द को विस्तार से समझें। प्रवाह का अर्थ होता है बहना, और बहना मतलब वो बहना नहीं भाई बहन वाला बहना। यहां बहना मतलब बह रही है, गति कर रही है। जैसे हम कहते हैं पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा है का मतलब क्या है? ये थोड़ी कि पानी एक जगह रुका हुआ हम कहते हैं पानी बह रहा है। हम पानी को बहना तभी कहेंगे कि जब पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, गति कर रहा है। समझे आपको? समुद्र के पानी को बहता हुआ पानी नहीं कहते, क्योंकि नदियों के पानी को बहता हुआ पानी कहते हैं, क्योंकि नदियों का पानी एक स्थान से होता हुआ दूसरे स्थान पर जाता है। तो वैश्वीकरण में भी तो क्या होता है? यही तो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा रहा है। अब क्या जाया जा रहा है वो देखना है। तो वैश्वीकरण के अंतर्गत किन किन चीजों का प्रवाह होता है, ध्यान रखें। वैश्वीकरण में 3 तत्वों का प्रभाव होता है, एक वस्तुओं का, एक श्रम का और एक पूंजी का।
वस्तुओं का प्रभाव हम जानते ही हैं, वैश्वीकरण के अंतर्गत श्रम, पूंजी व वस्तुओं का प्रभाव किया जाता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत श्रम, पूंजी व वस्तुओं का प्रभाव, वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, जैसे मैंने भी कहा था, परिधानों के रूप में, कपड़ों के रूप में, जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर, कैप्री आदि चीजें, खाने में पिज्जा है, बर्गर है, नूडल्स है, पास्ता है, ये सभी चीजें वस्तुओं के प्रभाव में शामिल की जाती है। हम तमाम तरह के प्रोडक्ट्स दूसरे देशों से मंगा रहे हैं। मोबाइल की बात करें, विभिन्न प्रकार की विदेशी कंपनियां, ओप्पो है, वीवो है, ऐसी कंपनियां हैं जो विदेशों से हमारे यहाँ पर अपना माल बेच रही हैं। कई प्रकार के बिस्किट्स हैं, कई प्रकार के शैम्पू है, कई प्रकार के साबुन है, तेल है और तमाम तरह के अन्य खाद्य सामग्री है। ये अधिकांश विदेशों से हमारे यहाँ आ रही हैं या विदेशी कंपनियों के द्वारा हमारे देश में रहकर ही निर्माण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका संबंध विदेशों से। तो ऐसे में वस्तुओं का प्रभाव तो होता ही होता है। पूंजी का प्रभाव, जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है पूंजी को तो लेकर जाएगी। एक देश की कंपनी है, मान लीजिए जापान की कंपनी है और उसे भारत में अपनी शाखा स्थापित करनी है, तो वह पूंजी लेकर आएगी, क्योंकि बिना पूंजी के कोई ब्रांच स्थापित कैसे हो पाएगी, उत्पादन कैसा होगा, तो पूंजी का भी प्रभाव होगा। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जापान की कोई वस्तु हमने खरीदी तो बदले में उसे भुगतान किया, तो वो पैसा जो जाएगा वो जापान के पास जाएगा, जापान की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। यही तो कारण है कि आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक ये कह सकते हैं शुरुआत की है नई आत्मनिर्भर भारत की, अर्थात सरकार चाहती है कि विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर रोक लगाई जाए और जो वस्तुएं हम दूसरे देशों की इस्तेमाल कर रहे हैं वह वस्तुएं अपने देश में ही निर्मित हो, अपने देश में ही उपभोग की जाए, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो विदेशों में जाता है उस पर क्या लगेगी, रोक लगाई जा सकेगी। हमारा पैसा हमारे पास ही रहेगा, जिससे देश के विकास करने में भी सहायता मिलेगी। तो पूंजी के प्रभाव में एक देश से दूसरे देश में पूंजी का भी आदान प्रदान होता है। और श्रम का प्रभाव, श्रमिकों का आदान प्रदान किया जाता है। लोग कार्य करने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, रोजगार की तलाश में, मेहनत मजदूरी करने के लिए। काफी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमारे देश के लोग दूसरे देश में रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। चिकित्सकों का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में नहीं रुक पा रहा है। चिकित्सकों का एक बहुत बड़ा वर्ग अमेरिका में जा रहा है। यदि अमेरिका की चिकित्सा प्रणाली में देखें तो वहां पर भारतीय मूल के लोग काफी देखने को मिलते हैं। कारण है भारत में कुछ भी हो सकता है कि उनकी योग्यताओं को महत्व नहीं दिया जाता, या उन व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार उन्हें वेतन की प्राप्ति नहीं होती, या उन्हें अहमियत नहीं मिल पाती। ऐसी कई चीजें हो सकती हैं, हालांकि उन बिंदुओं पर मैं चर्चा करना भी नहीं चाहूंगा। काफी सेंसिटिव और संवेदनशील ये मामले होते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग विदेशों में रोजगार की तलाश में जा रहा है। कुछ सऊदी अरब जाकर कार्य कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारे देश के लोग जा रहे हैं, अपितु हमसे पिछड़े हुए जो देश हैं उनके नागरिक हमारे देश में भी यहाँ कार्य कर रहे हैं। आके नेपाल के तमाम लोग हमारे देश के अंतर्गत आकर कार्य करते हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर श्रम का प्रभाव होता है, किसके माध्यम से, वैश्वीकरण के माध्यम से, क्योंकि इसी के माध्यम से दो देश आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं।
तो वैश्वीकरण के अंतर्गत श्रम, पूंजी एवं वस्तुओं का प्रभाव किया जाता है। आइए एक और टॉपिक देख लेते हैं इसके अंतर्गत भी, वैश्वीकरण के लाभ। आखिर वैश्वीकरण के क्या लाभ हमें देखने को मिलते हैं? देखिए, सबसे पहला आता है उपभोक्ताओं को विकल्प की प्राप्ति। ये सबसे बड़ा लाभ मिलता है वैश्वीकरण के तहत कि उपभोक्ताओं को विकल्प मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है, वह मन माफिक अपनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, उन पर किसी तरह का कोई विशेष दबाव नहीं होता। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, सपोज कीजिए एक शैम्पू की ही बात कर लेते हैं। एक शैम्पू क्लिनिक प्लस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, ये हमारा देश है और यहां पर एक शैम्पू मिल रहा है क्लिनिक प्लस, ओनली एक। इसके अलावा शैम्पू की कोई दूसरी कंपनी नहीं है। उपभोक्ता मजबूर है खरीदने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें शैम्पू से नहाना है तो क्लिनिक प्लस का इस्तेमाल करना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। लेकिन जब दूसरे देशों से वस्तुओं का आदान प्रदान होगा तो हमें विकल्प मिलेंगे। अब सपोज कीजिए क्लिनिक प्लस के साथ साथ दूसरे देश की कई अन्य कंपनियों के द्वारा हमारे देश में शैम्पू पहुंचा दिए गए। क्लिनिक प्लस के साथ साथ सनसिल्क है, वाटिका है, हेड एंड शोल्डर और तमाम तरह के अन्य। उपभोक्ताओं को क्या हो गया? ऑप्शन मिल गया, विकल्प मिल गया। अब उपभोक्ता चाहे तो क्लिनिक प्लस खरीदे, चाहे हेड एंड शोल्डर, चाहे सनसिल्क, चाहे वाटिका, चाहे अन्य कोई से भी शैम्पू। यानी वैश्वीकरण का ही परिणाम है कि दूसरे देश की वस्तुओं को खरीदने का हमें क्या मिलता है? विकल्प मिल जाता है, ऑप्शन मिलता है। अन्यथा इसके अभाव में उपभोक्ता किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए ही मजबूर होता है। तो उपभोक्ताओं को विकल्प की प्राप्ति। नंबर दूसरा, तकनीक का आदान प्रदान। इसके अलावा वस्तुओं की कीमतों में कमी। ये कुछ लाभ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए देशों का आर्थिक विकास, वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि, ऐसे कुछ लाभ सामने आते हैं वैश्वीकरण के। ये लाभ क्या है, इनका विस्तार से वर्णन हम आगामी वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ आप सामने लिखे हुए देख सकते हैं। आज हमने वैश्वीकरण का अर्थ, उसके आयाम और कुछ लाभों के बारे में जाना। इसके अन्य लाभों की चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।